सक्षम होते हुए भी राजनीति में भाग न लेने का एक ही खमियाजा होता है और वो है खुद से कमतर लोगों द्वारा शासित होना। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि इस खमियाजे के लिए कतई तैयार नहीं थे, बल्कि संक्षेप में कहूं तो देश के लिए उनके विचार कुछ ऐसे हैं। न भगवा मेरा है, न हरा मेरा है, मैं हिंदुस्तानी हूँ, पूरा तिरंगा मेरा है। तो दोस्तों, आज की मुलाकात है भाजपा के वरिष्ठ लीडर एमएलए मुस्तफाबाद और दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के डेप्यूटी स्पीकर माननीय श्री मोहन सिंह बिष्ट जी से। तो बिष्ट जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट ट्रांसपेरेंट विद अर्चना में। सर, आप भाजपा के वरिष्ठ लीडर हैं, डेप्यूटी स्पीकर हैं, छठी बार एमएलए बने हैं, सबसे अहम मुस्तफाबाद के मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके से आदिल अहमद जैसे वरिष्ठ मुस्लिम नेता को हरा देने पर भी क्या आपके मन में नहीं आया कि अब सीएम की कुर्सी मेरी है, उस पर मेरा ही हक है? क्या आपने इसका प्रस्ताव कभी हाई कमांड के सामने रखा अथवा नहीं? सबसे पहले तो मैं वास्तव में जिस प्रकार का इंटरव्यू आप मेरा ले रहे हैं, जी, उसके लिए तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू सर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए कोई ना सीनियर है, ना कोई जूनियर है। मैं तो जनता का सेवक हूँ और सेवा करने पे ही विश्वास रखता हूँ। जी, मैं 1998 में जब पहली बार चुनाव जीता, जी, तो वो एरिया भी मेरा था। मैं उस समय वहाँ से भी एमएलए था, 2008 तक मैं वहाँ एमएलए रहा। फिर परिश्रम होने के बाद मेरी विधानसभा 2 भागों में बँट गई। एक मुस्तफ़ाबाद और दूसरा करावल करावल नगर। नगर। जी, जी, तो फिर मैं लगातार करावल नगर से जीतते आया जी, और जीता भी इसलिए मैं मानता हूँ, लोग मेरी सेवा को जानते होंगे, मैंने उनकी किस प्रकार से सेवा की। मैं एक नेता अपने आप को आज भी नहीं मानता हूँ, मैं एक ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ। ज़मीन में रह कर के मैं लोगों की समस्याओं का समाधान करने पे विश्वास रखता हूँ। और जब मैं चुनाव लड़ने वहाँ जा रहा था, मैं पहले ही मैंने पार्टी को मना कर दिया था कि मैं अपनी सीट नहीं छोड़ूँगा। मैं जहाँ से 5 बार से एमएलए रहा, मैं अपनी सीट को क्यों बदलूँ? क्या जी, मेरे पे कोई भ्रष्टाचार के आरोप हैं? या मैंने जनता का कोई काम नहीं किया है? या जनता के साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार किया है? या मेरे पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं? मेरी तो थाली सजी हुई थी, क्योंकि मैंने जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक साधारण व्यक्ति होने के नाते लोगों की सेवा के लिए आम लोगों के बीच में जाता था, समस्याओं का समाधान करता था और लोग मुझे निश्चित रूप से वोट देने के लिए बहुत पसंद तैयार हुए। करते हैं, बहुत पसंद। और यदि उस समय में मेरी टिकट कट गई होगी, या तो ऊपर वाला जानता है या मेरी आत्मा जानती है, लेकिन जी, पार्टी मेरे लिए सर्वोपरि है। जी सर, मेरी पार्टी का आदेश था जी, और जैसे मैंने पार्टी को कहा, निश्चित रूप से पार्टी ने मुझे फिर मुस्तफ़ाबाद सीट से प्रत्याशी के रूप में उतार दिया। लग रहा था कि वो उनको ये डी ग्रेड की सीट है। जी, जी, जो पार्टी का सर्वे रिपोर्ट थी, वो डी ग्रेड में थी। लेकिन मैंने जब मेरे को ऊपर हाईकमान ने टिकट दी, तो मैंने एक बात ज़रूर कही। मैंने कहा, साहब आपने मुझे उतार तो दिया है और मैं ये भी समझता हूँ कि आपके उसमें ये डी ग्रेड है, लेकिन दिल्ली के अंतर्गत ये सीट वो सीट होगी जो सबसे पहले जिसका रिजल्ट आएगा और भारतीय जनता पार्टी का जी। कमल यहाँ से खिलेगा, निश्चित रूप से। दैट्स जनता ने मुझे स्टार क्लैप टू आशीर्वाद दैट। दिया। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बहुत मुझे बढ़िया। 3 प्रकार के लोगों ने वोट दिया। मैं दादा ने भी वोट दिया, जी, बेटे ने भी वोट दिया हाँ, और पोते ने पोते ने भी। भी वोट दिया। बिल्कुल, इसी बिल्कुल। प्रकार से माँ ने वोट दिया, बहू ने वोट दिया, उसने उसकी ठीक। बेटी ने भी मुझे वोट दिया। तो उनके आधार पर मैं जीत के आया हूँ। इसलिए कोई कद्दावर नेता मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। मुस्लिम सीट वो ज़रूर है, लेकिन लोगों ने मेरे काम को सर, पहचाना, काम जी। को सराहा, इसलिए मैं यहाँ से जीत के आया। सर, दूसरा अहम सवाल, जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भाजपा को अमीर वर्ग की पार्टी बताते हैं और आप भी केजरीवाल जी की मुफ्त बांट पर उंगली उठाते हैं, तो ऐसे में आपने भी तो मुफ्त बिजली पानी, महिलाओं के लिए बसों की मुफ्त सवारी दी, बल्कि चुनाव से पहले आपकी सरकार ने तो गरीब महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा भी किया और सरकार गरीबों को फ्री राशन भी बांट रही है। तो भाजपा और आप सरकार के फ्री में क्या फर्क है सर? बल्कि यह तो हमारा फ्री, आपका फ्री, एक कंपटीशन सा शुरू हो गया।
इस पर आपका कमेंट जनता से साझा करें। वैसे मैं पार्टी गाइडलाइन से हट करके बात कहूँ जी, जी। तो मैं फ्री पे विश्वास नहीं नहीं रखता करते। हूँ, ओके। काम पे विश्वास रखता हूँ। जी सर। लेकिन जैसा देश वैसा देश। वेश। जी। जैसे जिस प्रकार की बुनियाद उन राजनीतिक दलों ने बना दी थी, उनके अनुरूप तो कहीं न कहीं पार्टी को उसी आधार पे उनसे छुटकारा पाने के लिए उनको तो लाना पड़ेगा। ओके। उनकी मजबूरियाँ हैं, लेकिन उनके काम करने में और हमारे काम करने में बहुत बड़ा अंतर है। अंतर वो है कि अभी आप देख रहे होंगे, उन्होंने जिस प्रकार के बिजली का कहा, पानी के बारे में कहा, स्कूलों के बारे में, बहुत से उन्होंने इस प्रकार की योजना वो लेके आए। जी। लेकिन यदि हम देखें तो बिजली कहीं फ्री नहीं है, हाँ, ये वो सिर्फ़ आई वॉश था ठीक है। और ब्रेन वॉश था। जी। आई वॉश का मतलब हम पढ़ें तो लगता है बिल कम आया। ब्रेन वॉश का मतलब दिमाग के अंदर गई कि इन्होंने बिजली में इतनी छूट देने की बात की। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन बिजली का बिल जो 1993 से लेके 98 तक जो बिल आता था, 2 महीने में 1 बार आता था। उस बिल को उन्होंने 2 भागों में बाँट दिया, मतलब 1-1 महीने का बिल उन्होंने दिया। ओके। लोगों को उस पे लोग बरगला गए थे, लोगों के लगता था लोगों के कि केजरीवाल साहब ये लोगों को बिजली फ्री देना नहीं, उसको आधे-अधूरे बिजली का बिल आ रहा है, इस प्रकार के लोगों का रहा। ओके। तो हम सब लोगों ने कहा है कि हम पारदर्शिता के आधार पे हमने फ्री की बात नहीं कही, हमने तो ये बात कही, मेरे प्रधानमंत्री जी ने हर घर के ऊपर सौर ऊर्जा का प्लांट हो, मेरी मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, मेरे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से उसमें सब्सिडी का प्रावधान रखा है, ओके। मान लिया केंद्र ने उसमें 72 या 78 या 70% का जो उन्होंने रखा है, जी। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने उसमें 30% वो दिल्ली की बजट से उसमें रखा है, ताकि लोगों पे इसका भार ना पड़े। और भारी नहीं, यदि जब वो साल में बिजली का जब बिल आएगा, वो परिवार के लोगों को कुछ न कुछ जो बिजली का सेव पैसा होगा, जी। वो उनके खातों में जाएगा। ये काम हमने किया। ओके। उनके करने में और हमारे काम करने में बहुत बड़ा अंतर है। अंतर है। तीसरा प्रश्न आपने मुझसे पूछा बसों के बारे में और जी। राशन के बारे में। जी, जी। ये सत्य है। 1993 से लेके 1998 तक मेरी सरकार रही और सरकार में रहने के बाद यदि किसी ने राशन कार्ड आम गरीब लोगों को देने का काम किया, वो मेरे उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी के और सुषमा स्वराज जी के कार्यकाल में ये हुआ था। जी। और उसमें ये था कि कार्ड को 3 प्रकार की कैटेगरी में बाँटा गया था, एपीएल, बीपीएल, डबल एवाई, जीआरसी। एग्ज़ैक्टली। जीआरसी का मतलब है झुग्गी-झोपड़ी चल और 3 कैटेगरी वो गरीबों की थी, जी। उसमें दिया गया। ये हमने किया और लगातार ये 1998 तक चलता रहा। जी। जब शीला जी की सरकार रही 2008 के बाद 2013 तक, जी। मैं उस समय में भी एमएलए था, हुँ। तो उसमें राशन कार्ड बनते थे। यदि कोई गरीब कहीं उसके परिवार का सदस्य एक्सपायर हो जाता था या परिवार में कोई अन्य सदस्य बढ़ जाता था, तो राशन कार्ड में वो यूनिट प्रणाली के तहत उसके यूनिट को बढ़ा दिया जाता था, राशन को दिया जाता था। अच्छा। लेकिन केजरीवाल साहब ने 2013 और 15 में 15 तक हमारी सरकार नहीं, हम विपक्ष में पूर्ण विपक्ष के रूप में थे। जी। हम 32 लोग जीत करके आए थे, जी। उसमें मैं भी था। जी, जी। लेकिन वो जो था चुनाव 1.5 साल लेट होने की वजह से वो केजरीवाल साहब को बेनिफिट मिला। हाँ। लेकिन केजरीवाल साहब ने एक ज़रूर चालाकी से एक काम किया कि उन्होंने जिस प्रकार की केंद्र की, ये दिल्ली सरकार का इसमें कोई लेना-देना नहीं है। जी। यदि कहीं बीपीएल के तहत राशन कोई मिलता है, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार देती है। हाँ। उन्होंने पिछले दिनों के अंदर जिस प्रकार की घोषणा की, घोषणा ही नहीं की, लोगों को राशन देने का काम किया, ये मेरे प्रधानमंत्री। लेकिन दिल्ली में उनकी सरकार थी, राशनिंग सारा डिपार्टमेंट में उनके पास था, वो उसका बेनिफिट उनको गया।
कि लोगों को समझ नहीं थी कि ये राशन केंद्र का है, केंद्र पैसा दे रहा है, लेकिन वो सीधा-सीधा केजरीवाल। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अब हमने सर्वे किया है, कौन-कौन लोग इसके एलिजिबल हैं, जी, किन लोगों को ये राशन मिलना चाहिए, किन आधार पर लोगों के गरीब के घर पर राशन मिले, उसके लिए हमने इंक्वायरी वगैरह की है। अभी उसका तय हो रहा है और जैसे ही ये होगा, तो निश्चित रूप से हर गरीब आदमी को बीपीएल के तहत राशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी 2028 तक हम करेंगे, क्योंकि केंद्र की नीति ये 2028 तक है। लेकिन मैं एक बात कहने में कहीं हिचकिचाऊँगा नहीं, जी, केजरीवाल ने तो लोगों को मूर्ख बनाया। हमने ये अभी देखा होगा 4 महीने के कार्यकाल के अंदर जी, इसी दिल्ली में जो इस प्रकार के काम मेरी मुख्यमंत्री के माध्यम से किए जा रहे हैं, जी, जी। ये अद्वितीय हैं। ये मेरा ठीक है सर, यानी कि इससे इतना तो पता चलता है कि उनके फ्री और आपके फ्री में क्या फ़र्क था। सर, एक तरफ आप सरकारी स्कूलों की पद्धति का समर्थन करते हैं, वहीं करावल नगर में आधारशिला कॉन्वेंट नाम से आपका खुद का प्राइवेट स्कूल है। ऐसे में आप किसे बेहतर कहेंगे? सरकारी स्कूलों की पद्धति को या प्राइवेट स्कूलों के एजुकेशन स्टाइल को? देखिए, आप ऑल ओवर दिल्ली से करावल नगर को जोड़ेंगे, जी, वहाँ की स्थिति में और यहाँ की स्थिति में बहुत बड़ा अंतर है। जी, मैं जब यहाँ से एमएलए बना, तो यहाँ सरकार की ज़मीन होने के बावजूद सरकार ने स्कूल नहीं खोले। अच्छा, जब स्कूल नहीं खोलेंगे, तो आखिर बच्चे जाएँ तो जाएँ, पढ़ें तो पढ़ें कहाँ? इस प्रकार के संशय में यहाँ की जनता खड़ी रहती थी। सर यहाँ पे कोई सरकारी स्कूल था ही नहीं। तब मैंने जब स्कूल बनाने के, ये आज आप देख रहे होंगे, जी, एक मुस्तफ़ाबाद के अंदर, ओके, मैं 1998 और 99 में अच्छा, गोकलपुरी के एक डीजे के पार्क में वो स्कूल चल रहा था। ओके, उस स्कूल को मैं मुस्तफ़ाबाद के अंदर लाया। ओके, मेरा लाने का उद्देश्य ये था, मैं किसी जाति या धर्म की ओर नहीं जाना चाहता जी, हूँ, जी, लेकिन हमारा मेन मकसद है बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए। एग्ज़ैक्टली, अब एजुकेशन मिलेगी तो बिगैर विद्यालय की तो मिलेगी नहीं। मैंने फ्लड डिपार्टमेंट की लैंड को खाली करा करके वहाँ स्कूल का निर्माण किया, लेकिन 2008 के बाद मेरी सीट बदल गई या और सीट जब बदली, तो वो बिल्डिंग आज भी इसी प्रकार से है। और जब मैं अभी चुनाव जीत के आया हूँ 2024 और 25 के अंतराल में, जी सर, तो वहाँ 11 केवी की एक लाइन है, जो ग्राउंड में बच्चे खेलते हैं, जी सर, उसके ऊपर तार है। यदि वहाँ बच्चे वहाँ ग्राउंड पे खेलेंगे, तो कभी भी बिजली का करंट झटका लग लग सकता सकता है, बिल्कुल, कभी कोई बिल्कुल, ऐसी जी, ट्रेजेडी हो सकती है। जी, लेकिन मैंने अभी हाल में ही अभी उस तार को हटाने के ऑर्डर कर दिए हैं और मैंने अपनी सरकार से कहा, निश्चित रूप से उन्होंने उस कार्य को किया। मैं अधिकारियों का भी आभार जताना चाहता हूँ जी, और जी, सरकार का भी जताना चाहता हूँ। जी सर, यदि वो स्कूल खुल गया, तो जो यहाँ भीड़-भड़ाका, जो स्कूलों के अंदर एक-एक कक्षा में 100-100 150-150 बच्चे एक उसमें पढ़ रहे हैं, जी सर। तो कम से कम उनमें आपस में ये हो जाएगा, स्कूल खुलने से उनकी शिक्षा हो। अब आई प्राइवेट कि स्कूल हाँ, की कि है। इंस्टीट्यूशन में टीचिंग कहाँ की बेटर है सर? हाँ, मैं टीचिंग तो देखिए एक सरकारी ढर्रा है। हाँ, अब सरकारी ढर्रे की मान्यता तो ज़रूर होगी, लेकिन एजुकेशन में उनमें और उनमें अंतर है। यदि बच्चों को आप 30 या 40 एक क्लास में बच्चे पढ़ते हैं या 35 पढ़ते हैं, जी, तो शिक्षा तो वहाँ की ठीक बेहतर होगी। बेहतर होगी। और लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जी सर, प्राइवेट स्कूल ज़रूर हैं, लेकिन हम सब लोगों का एक ऐसा सिस्टम है और मेरा भी मानना है, यदि मेरी बुनियाद मजबूत होगी, तो आगे मेरे सब कुछ ठीक रहने वाला है। ठीक है। सरकारी स्कूलों में जब जगह नहीं, कुछ नहीं, स्कूल नहीं खोले, आज भी मैं अभी आप चुनाव जीत के आया हूँ, शिव विहार तिराहे पे मैंने 98-99 में 1600 वर्ग मीटर ज़मीन को रामलीला ग्राउंड पे उसकी बाउंड्री वॉल की थी और उस फाइल को आज तक अधिकारियों ने पास नहीं किया, डीडीए ने उसको रोक दिया, लेकिन मैं उस पे लगा हूँ। वहाँ भी हम स्कूल खोलने के बिल्कुल, मैं यही में सुनना लगे हैं चाह रही हूँ सर। जी, और निश्चित रूप से शिक्षा का स्तर हमारा बड़ा होना चाहिए। ओके। यदि शिक्षा ठीक होगी, तो आने वाले दिनों में बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा, ऐसा मैं मानता तो आने वाले दिनों में हम यहाँ पर और सरकारी स्कूलों की उम्मीद भी कर हूँ। सकते हाँ, हैं। निश्चित रूप से 2-3 और स्कूलें खुलेंगे। खुलेंगे। जी, जी, जी। आम आदमी के नज़रिए में 1993 की भाजपा जीत
राम मंदिर की गर्मा-गर्मी का नतीजा थी, जिसमें से एक अनछीना चेहरा भी गरिमामयी हो गया। इस पर आपकी विशेष टिप्पणी? निश्चित रूप से जी, हम कहीं न कहीं संस्कृति और सभ्यता से जुड़े हैं। जी, भगवान राम कोई हमारे लिए काल्पनिक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान राम हमारे मनों में, दिलों में, हमारे रगों में जी, वो बसे हुए हैं। जी, हम उनके प्रति निश्चित रूप से नतमस्तक। मैं गया था जब राम मंदिर बन रहा था, बाबरी मस्जिद के नाम से जी, जब हुआ था, तो वो बाबर का मस्जिद नहीं था, हुँ, वो भगवान राम का मंदिर था। वहाँ जी, बहुत सी ऐसी चीज़ें उसके अंदर मिली, जी, क्योंकि मैं 92 में मैं गया था वहाँ ओके, और मैंने देखा वहाँ जो गुंबद, जिस प्रकार के गुंबद थे, खाली गुंबद ऊपर से थे, नीचे से मंदिर का ढांचा था, अच्छा, सब कुछ मंदिर था। और यदि भगवान जो जहाँ पैदा हुए हों वहीं बाबर का मस्जिद बना दिया जाए, ये हमारे या पे कुछ भी कहीं और, न हाँ, ये हाँ, ठीक नहीं है। ठीक है, और आज हमको लगता है भगवान राम का मंदिर आज पुनः से बन गया हाँ, और आज हमारा स्वाभिमान खड़ा हो गया। जी। हर व्यक्ति वहाँ जा कर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। चलिए, ये तो हुआ सच और झूठ का भेद। सन 1993 से 98 तक भाजपा ने 3 सीएम बदले, मदन लाल खुराना जी, साहिब सिंह वर्मा जी और सुषमा स्वराज जी। क्या पार्टी में कोई दिक्कत या कमी थी? क्योंकि 98 का चुनाव तो भाजपा फिर भी हार गई थी। देखिए, ये लोगों की सोच में दिक्कत थी। जी, मदन लाल खुराना जी को आखिर क्यों छोड़ना पड़ा? जी, हवाला में उनका नाम नहीं था, ओके, उसमें सिर्फ एमएल लिखा था। उन्होंने कहा मैं जब तक पाक साफ नहीं होता हूँ, मैं तब तक राजनीति में इस तरह सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूँगा। ये उनकी पर्सनल वो चॉइस थी। हाँ, उनमें उस समय मनुष्य आदमी के अंदर, नेता के अंदर एक अपने अंत स्वाभिमान था। ठीक है, इसलिए उन्होंने उस प्रकार का दिया। तो बाकी पार्टी में काम करने में ऊँच-नीच हो सकता है, बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं मदन लाल खुराना जी, फिर मान लिया फिर उसमें बाद में जब हमने दूसरा सीएम बदले तो ड्रॉपसी ऑयल जी, कौन था उसके पीछे? साहिब सिंह वर्मा जी वगैरह थे। तो जब नमक का हुआ, कौन थे वो लोग? जी, देखिए दिल्ली की जनता दूसरी टाइप की है। कैसे है? मान लिया प्याज के क्राइसिस, दिल्ली को खेत और प्यास खलियान नहीं है। या जी, मान लिया हमने प्याज नहीं खाया, हुँ, क्या हम जी नहीं सकते? जी, सर। लेकिन हमसे गलती उस समय ज़रूर हुई, जी, जो हमने आम लोगों के बारे में सोचा कि उनको सरकार प्याज खरीद करके उनको देवे। तो वो जो गाड़ियाँ लगाई थी, जो 100-100 की लाइन लगाई थी, ओह! बहुत वो लंबी-लंबी हमारे सब लिए खुद बहुत लगते थे बड़ा सर उन नुकसान। लाइन्स में। और हम खुद जो लगते थे। वो लोग थे, जी, जिन्होंने वो प्याज के साथ वो किया, तो उसमें कहीं न कहीं भाजपा को नुकसान हुआ। हुआ। लेकिन भाजपा ने तो लोकहित में काम किया था, जनहित में काम किया था, जनता के लिए काम किया था। लोगों को इन चीज़ों से कोई परेशानी ना हो, जी, सरकार जनता के बीच में गई, लेकिन जनता ने जिस प्रकार से नकारा, तो उसी का रिज़ल्ट है कि आज 11-12 साल तक एक ऐसी सरकार रही, जिसकी वजह से पूरे लोग आज परेशान हैं, जी, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, ठीक है। चलिए सर, जैसा भी रहा हार या जीत पर इस समय भाजपा का होना, ये बात साबित करता है कि अब का सरकार का जनता का फैसला ठीक रहा। सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि 2015 में जब आप चेयर के इतने नज़दीक थे, उस समय आप और कांग्रेस की खींचातानी के बीच किरण बेदी जी को पैराशूट पॉलिसी से ले आना, आई मीन वाज़ दिस द रीज़न? क्या यही वजह थी कपिल मिश्रा जी से आपकी हार की? देखिए, ये बात सत्य है। जी, दिल्ली की जनता बहुत कुछ मानने को आ जाती है, लेकिन समझने को में नहीं जाती। ओके। उन्होंने वो कार्यखंड नहीं देखा जी, बीजेपी का। जी, जी सर। वो समय नहीं देखा बीजेपी ने जिन कॉलेजों का निर्माण करना, स्कूलों का निर्माण करना, बिजली के लिए नई योजना बनाना, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ को रेगुलाइज़ की प्रोसेस में उसको आगे लाना, 1071 कॉलोनियों को के में डेवलपमेंट की योजनाओं को लेके आना, जी, बहुत सी ऐसी चीज़ें रही। जी सर। लेकिन क्योंकि केजरीवाल साहब झूठ में मास्टर थे, हाँ। उनकी मास्टरी चल गई, इसलिए उनकी सरकार आ गई। ओके। ये मेरा कहना है। सर बाय द वे सेगमेंट में चलिए कुछ सवाल यूं ही अब तक की राजनीतिक जीत हार के बाद सर 2027 के एमसीडी इलेक्शंस के लिए आपकी खास तैयारी क्या है ये भी जनता से साझा करें। ना, ना, निश्चित रूप से जी, जनता को जानने का भी अधिकार है जी सर।
और कहीं हम ये सोचें कि जनता नहीं जान रही है, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। जी सर। हम जनता के बीच में निरंतर संपर्क में हैं। जनता के लिए बहुत से ऐसे कामों को करने जा रहे हैं जिसकी वजह से रिजल्ट सामने आएगा। जी सर। और 2027 में निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे मेरा एरिया भले ही मुस्लिम डोमिनेटेड हो, जी सर। लेकिन यहाँ भाजपा का कमल ही दबदबा है खिले। सर। ओके सर, तो खास खास तैयारी क्या है सर? बिल्कुल, खास तैयारी है सुबह से लोगों को मिलना-जुलना, लोगों के कामों को करना। हमारे में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जी सर। कि मुस्लिम आए उनका काम नहीं करना। हमको किसी ने वोट दिया हो या नहीं दिया हो, और आगे भी नहीं देंगे वोट वो लोग, लेकिन काम उनका करना या है, देंगे भी सेवा सर? बल सर देंगे, देते होंगे तभी तो आप जीते। नहीं। तभी तो आप जीते इस इलाके से। सर आप उत्तराखंड से हैं, कुमाऊँ आपकी जन्मभूमि है। हालाँकि आपने राजनीतिक शुरुआत के लिए दिल्ली को चुना, किंतु क्या आने वाले वर्षों में आपको उत्तराखंड राजनीति क्षेत्र में भी देखने की कोई संभावना है? नहीं, कहीं नहीं, मेरा आगे कोई ऐसा वो भी नहीं है। ओके, मैं जहाँ हूँ, मुझे वहीं पे वहीं पे संतुष्ट। ठीक है। और उत्तराखंड मेरी जन्मभूमि रही है, जी, लेकिन मेरी कर्मभूमि भी कम नहीं है, अच्छा, दिल्ली की, जिसने मुझे 6 बार यहाँ से विधायक बनाया, बार-बार जिता के दिखाया, तो बिल्कुल। मैं अपने कर्मभूमि का साथ क्यों छोड़ूँगा? और उत्तराखंड से तो सदा मेरा लगाव रहेगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ। सर उत्तराखंड अगर गुहार लगाए? नहीं, मेरा वहाँ। अच्छा जी। सर हमारे दर्शक आपसे ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि हम अंधेरे में हैं, वी आर ऑल इग्नोरेंट ऑन दिस। आप बताइए क्या आरएसएस और बीजेपी एक ही पार्टी के 2 साइड्स हैं या दोनों में फ़र्क है? क्योंकि विपक्ष तो आरएसएस की तुलना उग्रवाद न जाने किन-किन गैर कानूनी संस्थाओं से करता ही रहता है। देखिए, विपक्ष के पास को कहने या करने को कुछ नहीं है। जी सर। संघ कभी आरएसएस कभी राजनीतिक दल में पूरी तरह से उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं नहीं, होता नहीं। है, जी, लेकिन व्यक्ति निर्माण में उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होती है। ठीक है। व्यक्ति कैसा राजनीति के अंदर जाना चाहिए, जो देश और राष्ट्र के स्वाभिमान की, देश के बारे में जिसकी सोच हो, ऐसे व्यक्ति का निर्माण करती है। जी सर। यदि ऐसा व्यक्ति, ऐसे संगठन ना हो, तो मेरे को लगता है यदि 1962 में चाइना के अंदर, यदि चाइना हमारे भारत पर आक्रमण करता है, हाँ। तो आरएसएस के लोग तो थे ना उस बिल्कुल, समय बिल्कुल, जा बिल्कुल। कर के, वो तो लेकिन बहुत बड़ा उन्होंने इस प्रकार की जो उनकी सोच है, जी सर। मेरे को लगा सोच को बदल के और ज़रा शाखाओं में जा कर के देखें, और वहाँ जो भी बोला जाता है देश और राष्ट्र के लिए, इस प्रकार का कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, निश्चित रूप से उनका कहना गलत है। और भारतीय जनता पार्टी ज़रूर संघ की विचारधाराओं से ओत-प्रोत हो करके, विचारधाराओं को लेकर के देश और राष्ट्र के लिए आज काम कर रही है, ओके। ऐसा मेरा। सर ट्रांसपेरेंट विद अर्चना हमारा स्पेशल सेगमेंट है। इसमें आप हमारे दर्शकों को ये बताएँ कि कोई भी ऐसी राजनीतिक या व्यक्तिगत बात, इन्फॉर्मेशन, पॉलिटिकल मूव जो आपने आज तक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर शेयर ना की हो? देखिए, यादगार तो बहुत सी होती है, जी और सर। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, जी सर। मैं राजनीति में आया हूँ, ज़रूर हूँ, जी। 6 बार का एमएलए ज़रूर हूँ, जी सर। मेरी पार्टी ने मुझे बहुत बड़ा सम्मान दिया है, लेकिन मैं आज भी कार्य करता हूँ। मैं ज़मीन को देख कर के चलता हूँ, ठीक है सर। मैं लोगों की परेशानियों के समाधान को लेकर के चलता हूँ। इसीलिए तो मैं बार-बार जीतता हूँ, और ये इसलिए भी जीतता हूँ क्योंकि मैं उस परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरा कोई राजनीति में कोई मेरा आका नहीं है। यदि मेरा आका होता तो शायद शायद फिर कभी हार देखनी ना पड़ती। यस। तो बहुत बड़ा वो है, लेकिन जी सर। मेरी पार्टी ने जिस प्रकार से मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया है, और जिस विचारधारा से मैं आया हूँ, जी सर। मैं तो संघ से द्वितीय वर्ष शिक्षित हूँ, ओके। संघ का स्वयंसेवक हूँ। मैं अपने आप को गर्व से कहता हूँ, मैं हिंदू हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, जी सर। और भगवा मेरा पूजनीय है, जी सर। मेरा आदर्श है। ठीक है सर। इसी के साथ ठीक है सर। तो कोई ख़ास ऐसी बात सर जो आपने किसी को ना बताई, ये तो हम सब जानते हैं। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी तैयारी, सर मैं कहती हूँ आपका फ़ेवरेट हीरो, हीरोइन, पिक्चर कुछ तो आप बताएँ ऐसा जो किसी मैं ने ना सुना हो? किसी को कुछ नहीं, मेरे को तो सिर्फ़ भगवा नज़र आता है, और सिर्फ़ यहाँ का दिल्ली का विकास आता है। मैं दिल्ली के लोगों से के लिए कैसी सेवा कर सकता हूँ, ओके, ओके। यही मैं। ठीक है सर। सर जाते-जाते एक आखिरी सवाल।
आज के युवाओं को राजनीति में उतरना है तो किन मंशाओं और कैसी तैयारी के साथ आना चाहिए? ऑफ कोर्स आपके जो विशेष विचार हैं वो इनका आगे भी मार्गदर्शन करते रहेंगे और वी जस्ट ऑल लुक अप टू यू। हाँ, आपने अपने ये प्रश्न के में ही उत्तर दे दिया है। जी, फिर भी बताएँ आप। डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन यदि कार्य करता है, जी, तो संघ से बढ़कर कोई नहीं। वो एक विचारधारा के लिए काम करते हैं, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, जी सर। उनके आगामी आज योजनाओं के बारे में क्या हमारी योजना, कैसा मेरा भारत रहे, इस प्रकार की सूचना है। मैं कह सकती हूँ सर कि इस पॉडकास्ट से पहले मेरे मन में कई संशय थे। बार-बार ऐसा लगता था कि पार्टी के इतने बड़े लीडर से वार्तालाप न जाने कैसा रहेगा। पर अब कह सकती हूँ कि आपके साथ बातचीत न केवल रोचक थी, बल्कि इस चर्चा ने बहुभ्रमित सवालों से पर्दा भी उठाया। तो सर एक बार फिर से मैं अपने और अपनी टीम ट्रांसपेरेंट विद अर्चना की ओर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने इतने बिज़ी शेड्यूल में से समय निकाल कर हमारे पॉडकास्ट में आने की स्वीकृति दी। हम सब दिल से आपके और आपके ऑफिस के बहुत-बहुत आभारी हैं। Wishing you all the best from Team Transparent with Archana. नहीं, निश्चित Wishing you रूप all the से best. बहुत सी बातों से मुझे जिस प्रकार से कहने का और ब्रॉडकास्टिंग में मेरी बातों को रखने के दिया, मैं आपकी टीम का तो मैं आभार करता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से आपका मैं Thank you so बहुत-बहुत much. धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद जय सर। हिंद। जय हिंद। जी, जय। तो दोस्तों ये थी माननीय डिप्टी स्पीकर श्री मोहन सिंह बिष्ट जी से हमारे पॉडकास्ट ट्रांसपेरेंट विद अर्चना की पहली भेंट। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। आप सबसे अनुरोध है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। आपके विचार हमें भेजते रहें। यह भी बताएं कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए आप किन-किन लोगों से मिलना चाहेंगे। अगले पॉडकास्ट तक नमस्कार, जय हिंद।